अगर आप बॉलीवुड फिल्मों को काफी करीब से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हर डिकेड में फिल्में कैसे बदलती रही हैं। मतलब हर डिकेड में सिनेमा कैसे इवॉल्व होता रहा है। जैसे 60s की फिल्में अलग, 70s में कुछ और, 80s में कुछ और, 90s में कुछ और उसके बाद 2000 के बाद जो फिल्में आई वो 2010 तक लगभग एक ही पैटर्न में नजर आई और 2010 से लेकर 2020 में फिर बदलाव देखने के लिए मिला। और अब 2020 से यानी कि कोविड के बाद जो फिल्में बनी हैं उनमें भी काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। तो हर डिकेड के इस बदलते हुए सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जो कि ट्रांजिशन में फंस गईं। जैसे 70s की फिल्म कुछ समय डिले होने के बाद अगर 80s में हुई तो वो नहीं चल पाई क्योंकि सिनेमा बदल गया था। वैसे ही 80s में बनना शुरू हुई फिल्म अगर 2-4 साल के लिए डिले हो गई और 90s में रिलीज हुई तो वो फिल्म नहीं चल पाई क्योंकि ओरिजिनली वो फिल्म 80s की ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उस समय की फिल्मों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन 90s में पूरी तरह से फिल्में बदल गईं, एक्टर्स बदल गए, म्यूजिक का टेस्ट भी बदल गया। तो कुछ एक ऐसे ही बदलते हुए सिनेमा का शिकार हुई साल 1990 में आई फिल्म आवारगी, जो वैसे तो एक बेहतरीन फिल्म थी और लेट 80s में बनना शुरू हुई थी, लेकिन फिल्म को बनने में थोड़ी समय लग गया और ये फिल्म लगभग 3 साल के लिए डिले होकर 90s में रिलीज हुई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म बनकर रह गई। और हो सकता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे हों जिन्होंने आज तक फिल्म आवारगी ना देखी हो, लेकिन आपको बता दें कि फिल्म आवारगी आगे चलकर बॉलीवुड की कई कल्ट क्लासिक फिल्मों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी और इससे प्रेरणा लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गईं। आजाद तेरा नसीब बदल देगा, तू चल मेरे साथ। जूता खींच के मारूंगा। डेरन भाई, घटिया आदमी साला। डेरन भाई सुनिए मिस्टर, ये जो गोल्ड डिस्क है ना, इन्हीं की बदौलत है। बस इतना मालूम है कि मैं तेरे को रंडी के कोटे से लाया। मैं मीना से प्यार करता था, करता हूँ और आज भी उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज का हमारा ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है साल 1990 में आई फिल्म आवारगी के बारे में, जिसमें अनिल कपूर की बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिली और इसमें उनका साथ दिया गोविंदा ने, मीनाक्षी शेषाद्री, अनुपम खेर, परेश रावल, सतीश कौशिक और अवतार गिल जैसे एक्टर्स ने। फिल्म आवारगी में ऐसे कई बेहतरीन सीन देखने के लिए मिले थे जिन्होंने उस समय तो लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे और ये सीन आज भी उतने ही इंटेंस हैं। जैसे एक सीन आपको याद होगा जब अनिल कपूर एक फोन बूथ में जाकर अनुपम खेर से बात करते हैं और उनसे हंसते हंसते बोलते हैं, लाला तुम सही कहते थे, एक लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अपन बर्बाद हो गया लाला और उसके हाथों लुट गया लाला। पैसा गंवाने का इतना गम नहीं, लेकिन पहली बार इतना जलील हुआ लाला। सारी रान तेरे को कोटे से उठा कर लाया, तूने अच्छे भले घर को कोठा बना दिया। उस 2 कौड़ी के आदमी से मैं क्यों भागता फिरूं? हाँ? पूरी फिल्म में ऐसे कई सीन थे जहां पर अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच में कन्वर्सेशन होती है और कभी अनिल कपूर और गोविंदा के बीच में होती है। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन इसके डायरेक्टर थे महेश भट्ट, जिन्होंने इस कमर्शियल फिल्म को इतने रियलिस्टिक तरीके से शूट किया था, इतने रियल और रॉ सीन इसमें रखे गए थे, चाहे इसके इमोशनल सीन हो, प्यार वाले सीन हो या फिर गुस्से वाले सीन हो, हर कुछ बिल्कुल रियल ही लगता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खासकर से अनिल कपूर के अगर करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस की बात होगी तो उसमें आवारगी का नाम जरूर आएगा। और आगे चलकर खुद अनिल कपूर भी अपने कई इंटरव्यूज में फिल्म आवारगी का जिक्र कर चुके हैं। मीनाक्षी शेषाद्री और गोविंदा की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल टॉप नॉच थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 जनवरी साल 1990 को, जहां उस समय सिनेमा के इस बदलते हुए दौर में इसका क्लैश हुआ था 2 और फिल्मों के साथ में। ये दोनों ही फिल्में थीं बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और दूसरी फिल्म थी जहरीले, जिसमें संजय दत्त, जितेंद्र और चंकी पांडे नजर आए थे। और इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में वैसे तो ये तीनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई थीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में बाजी मारी थी फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी ने, जो वैसे तो एक कॉमेडी फिल्म थी और ये पूरी की पूरी फिल्म कादर खान और शक्ति कपूर के कंधे पर थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों ने पसंद की। और इसके साथ में रिलीज हुई फिल्म आवारगी और जहरीले इसके कंपैरिजन में पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे रह गई। देखो, आवारगी की जो कहानी है वो महेश भट्ट के लिए लिखी थी उनके फेवरेट राइटर सूरज सनीम ने, जिन्होंने महेश भट्ट के लिए कई फिल्में लिखी, जिनमें टीवी सीरीज जन्म के अलावा ठिकाना, कास, डैडी और आवारगी जैसी फिल्में शामिल रहीं। तो सूरज सनीम के साथ में महेश भट्ट की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और जिस तरह से सूरज सनीम ने ये लव ट्रायंगल वाली कहानी लेट 80s में लिखी थी, ये उस समय के हिसाब से बिल्कुल ही नई थी।
जिसमें कैसे एक गुंडा एक वेश्यालय से एक लड़की को निकालता है और उसको आगे चलकर स्टार बनाने की कसम खाता है और उसके लिए कई कुर्बानियां देता है और आगे चलकर वो स्टार बन भी जाती है। जहां उसकी मुलाकात एक और स्टार से होती है, वो उससे प्यार करने लगती है और लड़की यहाँ पर दो राह पर खड़ी हो जाती है कि कौन से रास्ते को चुने, एक उसको जिसने उसको वेश्यालय से निकालकर स्टार बनाया या उसको जिससे वो रियल में प्यार करती है। ये कहानी महेश भट्ट को बहुत अच्छी लगी, खासकर से इसके क्लाइमैक्स में जिस तरह से सूरज सनीम ने इसकी कहानी को लिखा था वो उन्हें काफी पसंद आया। और जैसा कि अक्सर कई लोग लड़कियों के बारे में कहते हैं कि लड़कियां हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहती हैं, कुछ वैसा ही इसके एंड में हमें देखने के लिए मिला था, जब मीनाक्षी शेषाद्री अनिल कपूर की बजाय गोविंदा को चुनती हैं। खैर, इसका पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया गया, एक एक डायलॉग से लिखे गए और महेश भट्ट तो इस तरह के टॉपिक पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर ही रहे हैं। तो इस कहानी को महेश भट्ट ने अपना भी टच दिया और ये फिल्म काफी यूनिक निकलकर सामने आई। जहां तक कि इसका एक ये आइडिया जहां पर एक आदमी एक लड़की को वेश्यालय से बचाकर आता है, इसको उन्होंने अपनी फिल्म सड़क में भी यूज किया था। और फिल्म आवारगी की जो कहानी है वो जाने माने डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने फिल्म आवारगी की कहानी से इंस्पायर्ड होकर साल 1995 में फिल्म रंगीला बनाई थी, जहां पर उन्होंने बस इसके क्लाइमैक्स में बदलाव कर दिया था। बाकी अगर देखा जाए तो आवारगी और रंगीला की जो कहानी है और जो प्लॉट है वो काफी हद तक सेम ही नजर आता है, बस रामगोपाल वर्मा ने उसको काफी कलरफुल तरीके से बनाया था और उसको कमर्शियल टच दिया था। और फिल्म आवारगी एक काफी रॉ फिल्म थी और खुद रामगोपाल वर्मा अपने कई इंटरव्यूज में इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि वो रंगीला की कहानी के लिए कहीं ना कहीं आवारगी से ही इंस्पायर्ड थे। अब फिल्म की कहानी फाइनल हो गई और इससे प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी के फिल्म से जुड़ने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही। हुआ ये था कि 80s में एक फिल्म बन रही थी जमीन के नाम से, जिसको महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे और हेमा मालिनी इसमें काम कर रही थीं। उनके अलावा इसमें अनुपम खेर और कबीर बेदी जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग होने के बाद में ये फिल्म बंद हो गई और कभी नहीं बन पाई। लेकिन इसी दौरान हेमा मालिनी को ये समझ में आ गया कि महेश भट्ट कितने अच्छे डायरेक्टर हैं और इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो खैर, जमीन तो बंद हो गई, लेकिन आगे चलकर हेमा मालिनी ने महेश भट्ट को अपने प्रोडक्शन हाउस की 2 फिल्मों में बतौर डायरेक्टर साइन किया। ये दोनों ही फिल्में थी साल 1990 में आई फिल्म आवारगी और साल 1992 में आई फिल्म मार्ग, जिन दोनों ही फिल्मों को हेमा मालिनी ने प्रोड्यूस किया था। और फिल्म मार्ग में हेमा मालिनी हमें नजर भी आई थी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में हेमा मालिनी ने प्रोड्यूसर के तौर पर नाम आगे किया था अपने अंकल पी रघुनाथ का। पी रघुनाथ जो कि हेमा मालिनी के अंकल थे, तो उनका नाम हेमा मालिनी ने आगे किया, लेकिन पैसे हेमा मालिनी के ही लगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पी रघुनाथ फिल्म फूल और कांटे में अजय देवगन के साथ में नजर आने वाली एक्ट्रेस मधु के पिता हैं। तो फिल्म आवारगी और मार्ग, इन दोनों ही फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर नाम था पी रघुनाथ का। अब उन दोनों फिल्म के लिए किसी और को नहीं बल्कि सीधे अमिताभ बच्चन को ही अप्रोच किया गया और उन्हें फिल्म के बारे में और उनके किरदार के बारे में बताया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने काफी शालीनता से इसमें काम करने से मना कर दिया। एक्चुअली में ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे थे और फिल्में बहुत कम साइन कर रहे थे। और जब अमिताभ बच्चन ने इसमें काम करने से मना कर दिया तो इस बात से उस समय हेमा मालिनी काफी नाराज भी रही थी और अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने बताया भी था। जब एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी से पूछा गया कि आखिर अमिताभ बच्चन ने इसमें काम करने से मना क्यों कर दिया, तो हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि अब अमिताभ बच्चन केवल प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की फिल्में ही साइन कर रहे हैं। और उस समय हेमा मालिनी ने काफी गुस्से में अमिताभ बच्चन को लेकर बोला था कि अब अमिताभ बच्चन को अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ में नाचना बंद कर देना चाहिए और आवारगी जैसी सीरियस फिल्मों में काम करना चाहिए। एक्चुअली बात ये थी कि हेमा मालिनी को ये लग रहा था कि आवारगी एक काफी रॉ टाइप की फिल्म है, इस वजह से अमिताभ बच्चन इसमें काम नहीं कर रहे हैं। जबकि रियल रीजन ये था कि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आने की अपनी तैयारी कर रहे थे और बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्में साइन कर रहे थे। खैर, इसके बाद बिल्कुल ही नए एक्टर गोविंदा को इसके लिए अप्रोच किया गया, जिन्होंने उस समय लगभग डेब्यू किया ही था और उनकी कुछ एक फिल्में लोगों को काफी पसंद आई थी। खासकर से गोविंदा उन दोनों अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो जब गोविंदा को ये फिल्म ऑफर हुई तो गोविंदा ने इसको साइन कर लिया था। एक्चुअली में उस समय गोविंदा बैक टू बैक कई फिल्में साइन करते ही जा रहे थे और एक साथ गोविंदा ने इतनी सारी फिल्में साइन कर ली थी जिसका अंदाजा खुद गोविंदा को भी नहीं था कि ये फिल्में वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने फिल्म आवारगी को भी साइन कर लिया था। अब महेश भट्ट ने गोविंदा के अपोजिट सबसे पहले फरहान नाज को अप्रोच किया, जिन्होंने उस समय गोविंदा के साथ में कई फिल्में साइन की थी और गोविंदा के साथ में उनकी जोड़ी काफी पसंद की जा रही थी। जहां आपको बता दें कि स्टार्टिंग में फिल्म आवारगी में अनिल कपूर का जो रोल है वो बहुत ही छोटा होने वाला था, लेकिन बाद में महेश भट्ट ने इस रोल को बढ़ाने का डिसाइड किया और ये रोल बढ़ते बढ़ते काफी इम्पोर्टेंट हो गया।
यहाँ तक कि ये कहानी ही इसके इर्द गिर्द घूमने लगी और गोविंदा का रोल इसके सामने थोड़ी फीका पड़ने लगा। उस समय तक अनिल कपूर अपनी ऐसी हार्ड हिटिंग फिल्मों के लिए जाने लगे थे और महेश भट्ट ने अनिल कपूर को इसके लिए अप्रोच किया, जिनके साथ में महेश भट्ट इसके पहले साल 1987 में आई फिल्म ठिकाना में भी काम कर चुके थे। तो अनिल कपूर ने तुरंत इस रोल के लिए हामी भर दी और फिल्म की शूटिंग जैसे ही शुरू होने वाली थी तो गोविंदा की तरफ से प्रॉब्लम सामने आने लगी। जब गोविंदा ने उस समय हेमा मालिनी से बोला कि इस फिल्म के लिए अब उनके पास में पर्याप्त डेट्स नहीं है और वो ये फिल्म अब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब फिल्म के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थीं और अब एन मौके पर अगर गोविंदा ये फिल्म छोड़ देंगे तो नया एक्टर कहां से लाएंगे। खैर उस समय गोविंदा ने हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हेमा मालिनी ने उनकी नहीं सुनी। तो एक दिन इससे परेशान होकर सीधे गोविंदा धर्मेंद्र जी से मिलने के लिए उनके घर ही चले गए, जहां उन्होंने धर्मपाल जी को भी इस बारे में काफी समझाने की कोशिश की कि उनके पास में डेट्स नहीं है और वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब फिल्म के लिए सारी तैयारियां हो गई थीं तो एन मौके पर गोविंदा ये फिल्म छोड़ने की बात कर रहे थे और ये बात धर्मेंद्र जी को भी पसंद नहीं आई और लगभग 1 घंटे तक इन दोनों की इस बारे में बातचीत होती रही, लेकिन बात नहीं बन पाई और बात बिगड़ ही गई। यहाँ तक कि इसके बाद धर्मेंद्र को गोविंदा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने गोविंदा को एक चांटा भी मार दिया। और ये खबर उस समय फिल्मी पत्रिकाओं में सुर्खियों में बनी हुई थी कि धर्मेंद्र पाजी ने गोविंदा को चांटा मार दिया है। लेकिन आगे चलकर जब गोविंदा से इस बारे में पूछा गया तो गोविंदा ने कहा कि उनके बीच में आर्गुमेंट तो जरूर हुआ था, लेकिन धर्मेंद्र पाजी ने उन्हें चांटा नहीं मारा था। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र पाजी के गुस्से के सामने गोविंदा को घुटने टेकने पड़े और गोविंदा ने इसमें काम किया। एक्चुअली में एक खबर ये भी सामने आती है कि उस समय गोविंदा ये फिल्म इसलिए भी छोड़ रहे थे क्योंकि अब इस फिल्म में अनिल कपूर की एंट्री हो गई थी और अनिल कपूर उस समय काफी एस्टेब्लिश एक्टर थे और फिल्म आवारगी में अनिल कपूर का जो रोल है अब वो गोविंदा से काफी बड़ा हो गया था। अब अनिल कपूर और गोविंदा की फिल्म में जैसे ही एंट्री हुई तो इसमें साइन की गई फरहानाज ने ये फिल्म छोड़ दी। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि फरहानाज और अनिल कपूर के बीच में भी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक्चुअली उस समय अनिल कपूर और फरहानाज 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। ये दोनों ही फिल्में थीं काला बाजार और रखवाला, जहां इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी फिल्म काला बाजार के सेट से, जब अनिल कपूर ये चाहते थे कि इसमें फरहानाज की जगह पर माधुरी दीक्षित काम करें। और उस समय जब ये बात फरहानाज को पता चली तो उन्होंने अनिल कपूर के ऊपर काफी गुस्सा किया और फोन करके माधुरी दीक्षित को भी खरी खोटी सुना दी थी। और बस यहीं से फरहानाज और अनिल कपूर के बीच में काफी दूरियां बढ़ गई थीं और इसके बाद इन दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। तो जब आवारगी से अनिल कपूर जुड़ गए तो फरहानाज ने ये फिल्म छोड़ दी थी और उनके फिल्म छोड़ देने के बाद में फाइनली इसमें मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया। उस समय तक अनिल कपूर मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में मेरी जंग, इंतकाम, विजय ऐसी कई फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री की गोविंदा के साथ में ये पहली रही। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो इसमें हेमा मालिनी भी काम करने वाली थीं, लेकिन बाद में महेश भट्ट को लगा कि इस रोल की जरूरत ही नहीं है तो इसको फिल्म से हटा दिया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले फिल्म का जो टाइटल है वो आवारगी नहीं होने वाला था। यहाँ तक कि आवारगी नाम का जो टाइटल है वो मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1981 में ही अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था। तो पहले महेश भट्ट ने इसकी कहानी को ध्यान में रखते हुए जो टाइटल सोचा था वो था फर्ज और मोहब्बत, जहां अनिल कपूर का किरदार अपने फर्ज और मोहब्बत के बीच में फंसा होता है कि या तो वो अपना फर्ज निभाए और मोहब्बत को जाने दे या अपनी मोहब्बत को अपने पास में रखे और फर्ज भूल जाए। ये टाइटल ऑलमोस्ट फाइनल ही होने वाला था, लेकिन बाद में महेश भट्ट को ये लगा कि फिल्म का ये टाइटल काफी पुराना लग रहा है और इस टाइटल से ये फिल्म काफी पुराने टाइप की वाइब देगी, इस वजह से इस टाइटल को नकार दिया गया। इसके बाद एक समय इसका टाइटल आजाद रखने के बारे में भी सोचा गया, जो कि फिल्म में अनिल कपूर के किरदार का नाम था। अब चूंकि फिल्म की कहानी भी इसी किरदार के इर्द गिर्द घूम रही थी तो ये टाइटल फिल्म के लिए बिल्कुल ही सही था, लेकिन इस टाइटल से महेश भट्ट को लगा कि इस टाइटल से लोग फिल्म कैसी है इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो इसको भी हटा दिया गया। और बाद में फाइनली महेश भट्ट ने इसका टाइटल डिसाइड किया आवारगी, जो उन्हें लगा कि फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्ट था, जहां इसमें नजर आने वाले तीनों ही किरदार अपनी जिंदगी की राहों में बिल्कुल आवारा बनकर ही भटक रहे हैं। जैसे अनिल कपूर का किरदार अंडरवर्ल्ड की गलियों में भटक रहा है, मीनाक्षी शेषाद्री का किरदार अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए भटक रहा है और गोविंदा का किरदार संगीत और प्यार की तलाश में है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इसका टाइटल आवारगी रखा गया, जो टाइटल उस समय वैसे तो मिथुंदा के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन हेमा मालिनी के कहने पर यह टाइटल उन्होंने दे दिया था। इसमें अनिल कपूर ने एक गैंगस्टर का रोल निभाया था और आगे चलकर अनिल कपूर ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बारे में जिक्र किया है कि ये किरदार उनके दिलो दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाया।
और कहीं ना कहीं आगे चलकर उन्होंने अपनी जितनी भी फिल्मों में ऐसे गैंगस्टर टाइप का रोल निभाया है तो उसमें आवारगी की झलक जरूर देखने के लिए मिली है। जैसे साल 2007 में आई अनीस बाज़मी की कॉमेडी फिल्म वेलकम में अनिल कपूर ने आइकॉनिक मजनू भाई का ये रोल निभाया था, जिसमें भी वो एक गैंगस्टर बने हुए नजर आए थे। अब कहने के लिए तो ये कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन अनिल कपूर का जो रोल था वो एक गैंगस्टर का था। और जब अनीस बाज़मी ने अनिल कपूर को इस रोल के बारे में बताया तो अनिल कपूर ने कहा कि उनकी फिल्म आवारगी के किरदार से वो इस गैंगस्टर वाली इमेज को लेकर आएंगे और इसमें कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अनीस बाज़मी को इस अंदाज में एक दो सीन करके भी दिखाए जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और इस बात का जिक्र खुद अनिल कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि फिल्म वेलकम में हमें जो मजनू भाई की झलक देखने के लिए मिलती है वो कहीं ना कहीं आवारगी के आजाद से ही इंस्पायर्ड थी। इसके अलावा गोविंदा इसमें बहुत ही सीरियस रोल में नजर आए थे, जिस तरह के कम ही रोल वो किया करते थे। और कहीं ना कहीं गोविंदा की ये सीरियस एक्टिंग आवारगी में लोगों को काफी पसंद आई। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म आवारगी के एक छोटे से रोल में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार भी नजर आए थे। तो वहीं इसमें अनिल कपूर के दोस्त बने हुए जाने माने कॉमेडियन सतीश कौशिक जी भी नजर आए थे और इन दोनों की जोड़ी इसमें काफी पसंद की गई। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आगे चलकर डेविड धवन ने अनिल कपूर और गोविंदा के साथ में एक कॉमेडी फिल्म दीवाना मस्ताना बनाई थी, जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म थी। और ये दो ऐसी फिल्में हैं जिनमें गोविंदा और अनिल कपूर हमें एक साथ नजर आए थे। और डेविड धवन को भी अनिल कपूर के साथ में सतीश कौशिक का ये कॉम्बिनेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना मस्ताना में भी अनिल कपूर के दोस्त के तौर पर सतीश कौशिक को ही रखा था। और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी दीवाना मस्ताना में देखने लायक थी। वैसे फिल्म आवारगी के सेट पर अनिल कपूर और गोविंदा के काम करने के तरीके में काफी अंतर था। जहां अनिल कपूर काफी सीरियस और मेथड एक्टिंग करना पसंद करते थे और कई बार सीन शूट करने के बाद में वो मॉनिटर पर उसको देखते भी थे। और जहां उन्हें लगता था वो बार बार डायरेक्टर से बोलते थे कि इसको उन्हें दोबारा शूट करना चाहिए। लेकिन गोविंदा के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। वो ज्यादातर एक शॉट ही देते थे और अपने सीन्स के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करके भी वो कभी आते नहीं थे। उन्हें जो भी सीन दिया जाता उसको वो वहीं पर करते थे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के काम करने के तरीके में काफी अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों का काम अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही था और फिल्म आवारगी इसीलिए आइकॉनिक बनी। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अन्नू मलिक ने और इसके गाने उस समय के हिसाब से बहुत ही अलग थे। आनंद बख्शी साहब ने गानों के लिरिक्स लिखे थे और टोटल 5 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। ये गाने थे चमकते चांद को, बाली उमर ने मेरा हाल वो किया, ए मेरे साथिया तू कोई गीत गा, मुजरे वाली हूँ मैं और डाक बाबू आया। गानों की सबसे खास बात ये थी कि इसमें मशहूर गजल गायक गुलाम अली साहब की आवाज में एक गजल सुनने के लिए मिली थी। ये गजल थी चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा बना डाला, जिसको गजल स्टाइल में ही फिल्म में रखा गया था और फिल्म के स्टार्टिंग में ही अनिल कपूर के ऊपर इसको फिल्माया गया था, जो बहुत ही आइकॉनिक थी। और आज भी ये गजल लोग सुनना काफी पसंद करते हैं। एक्चुअली गुलाम अली की बहुत सारी गजलें महेश भट्ट ने सुनी थी और उन्हें वो काफी पसंद थे और वो चाहते थे कि इसमें गुलाम अली की एक गजल रखी जाए। लेकिन अब उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो उस समय गुलाम अली साहब एक इवेंट में इंडिया आए हुए थे जहां पर अन्नू मलिक उनसे मिले। हालांकि पहले तो गुलाम अली इस फिल्म से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब अन्नू मलिक ने इसका म्यूजिक उन्हें सुनाया तो ये उन्हें काफी पसंद आई और वो इसको गाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर आपको बता दें कि गुलाम अली ने इस गजल को गाया था और इसके एक छोटे से सीन में वो हमें नजर भी आए थे। उस समय फिल्म के सेट पर माहौल ये होता था कि गुलाम अली साहब जब भी गजल गाते थे तो पूरी यूनिट उन्हें बैठकर सुनती थी। गुलाम अली साहब के अलावा गानों में और आवाजें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और आशा भोंसले की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ के आसपास। लेकिन उस समय फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 1.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए का ही कलेक्शन हुआ। और फिल्म आवारगी इस साल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और इस साल पैसे कमाने के मामले में ये 32वें नंबर पर थी। वैसे 1990 का जो साल है वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा रहा था, जहां इस साल हमें दिल, घायल, आज का अर्जुन, कृष्ण कन्हैया, थानेदार, बागी, अग्निपथ, आशिकी और दूध का कर्ज जैसी कई फिल्में देखने के लिए मिली थीं। और फिल्म आवारगी को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। वैसे फिल्म आवारगी का एक सीन कहीं ना कहीं जीनत अमान जी की रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड था। ये वो सीन था जिस सीन में अनिल कपूर मीनाक्षी शेषाद्री को बुरी तरह से मारते हैं और मीनाक्षी शेषाद्री हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। लेकिन जब गोविंदा पुलिस के सामने उनसे ये पूछते हैं कि उनकी पिटाई किसने की, तो वो अनिल कपूर का नाम नहीं लेती हैं। आपको बता दें कि सेम ऐसा ही इंसिडेंट साल 1978 के आसपास जीनत अमान जी के साथ में भी हुआ था।
जब जीनत अमान जी की शादी संजय खान से हुई थी और संजय खान ने जीनत अमान को बुरी तरह से मारा था। उस समय ताज होटल के रूम में एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैंने जीनत अमान जी के वीडियो में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। तो अगर आप ये पूरा इंसिडेंट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस समय जीनत अमान की संजय खान से शादी हो गई थी और संजय खान ने इस होटल रूम में जीनत अमान को बहुत मारा था। उनके चेहरे पर भी चोटें आई थीं और इस हालत में जीनत अमान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और जब वहां पर उनसे पुलिस ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो कई बार पूछने के बाद भी उन्होंने संजय खान का कभी नाम नहीं लिया कि ये संजय खान ने ऐसा किया है, जबकि ये कई लोगों ने अपनी आंखों से होता हुआ देखा था। लेकिन फिर भी जीनत अमान ने संजय खान का आज तक नाम नहीं लिया। तो ठीक इसी सीन को महेश भट्ट ने अपनी फिल्म आवारगी में रखा था। उन दिनों वैसे तो फिल्म आवारगी ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन इसमें अनिल कपूर के द्वारा पहनी गई ये रेड कलर की चेक वाली शर्ट लोगों के बीच में काफी पॉपुलर रही। 1990 में आई फिल्म आवारगी के अगले साल ही अनिल कपूर ने फिल्म बेनाम बादशाह में भी एक ऐसे ही गैंगस्टर का रोल निभाया था। जिस समय फिल्म आवारगी बन रही थी उस समय महेश भट्ट टी सीरीज के गुलशन कुमार के साथ में भी काम कर रहे थे। और यहाँ पर फिल्म आवारगी का ये सीन आपको याद होगा जहाँ पर गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री एक फंक्शन में होते हैं। यहाँ पर टी सीरीज हमें बैकग्राउंड में लिखा हुआ नजर आता है और एक जगह पर सुपर कैसेट्स का नाम भी लिखा हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि टी सीरीज का पहले नाम सुपर कैसेट्स ही था। उस समय गुलशन कुमार के साथ में मिलकर महेश भट्ट अपनी फिल्म आशिकी के ऊपर भी काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म आवारगी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने ये फिल्म काफी पहले देखी थी और मुझे अच्छी लगी थी। खासकर से फिल्म की ये गजल तो मैं कभी कभार आज भी सुनता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।